स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्य और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर उन प्रमुख खबरों पर यानी टॉप लाइंस पर। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर भारत और यूरोपीय संघ से जुड़ी। जी हां, आज 13वें दौर की ये वार्ता होने वाली है। आज भारत यूं व्यापार और इससे क्या बड़े बेड़ा पार हो पाएगा। हालांकि अगर हम देखें तो ये व्यापार को लेकर के इस साल के अंत तक मोहर लगने की पूरी संभावना इस वक्त जताई जा रही है। हालांकि इस बार क्या कुछ प्रमुख एजेंडा है बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। साथ ही लेटेस्ट अपडेट जानेंगे अपने संवाददाता से। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है बंगाल फाइल्स से जुड़ी। जी हां, आखिर ममता बनर्जी को इस फिल्म से इतना डर क्यों लग रहा है कि वो पश्चिम बंगाल में द बंगाल फाइल्स जो फिल्म है उसको क्यों नहीं रिलीज होने दे रही। मूवी से आखिर इतना डर क्यों है ममता बनर्जी को, जानेंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो आपको बता दें कि कैंसर की अब होगी मौत। जी हां, इस वक्त कैंसर को लेकर ये वैक्सीन जो है वो इस वक्त रूस की तरफ से बनाई गई है। आखिर किस तरीके से ये करेगी काम और कैंसर का करेगी काम तमाम बताएंगे विस्तार से आपको। तो एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ के जरिए दबाव बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत और यूरोपीय संघ ने इस साल के अंत तक मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का लक्ष्य रखा है। आज से दिल्ली में 13वें दौर की ये वार्ता शुरू होने जा रही है जिस पर सभी की नजरें लगातार टिकी हुई है, क्योंकि इस दौर की बातचीत का परिणाम अगले कदमों को निर्धारित करने में काफी महत्वपूर्ण होगा। दरअसल दोनों पक्ष भारत और यूरोपीय संघ अनसुलझे मुद्दों पर भी गतिरोध जो है उसे खत्म करने की राजनीतिक हस्तक्षेप की भी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि दिल्ली के बाद अगले दौर की वार्ता अक्टूबर में ब्रुसेल्स में होने जा रही है। और भारत को आखिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से किस तरीके से फायदा होगा जानेंगे अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं निर्णायक बोर्ड पर भारत यूरोपीय संघ यानी FTA। तो भारत और यूरोपीय संघ व्यापार करेगा बेड़ा पार। जी हां, लगातार इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि निर्णायक मोड़ पर है इस वक्त भारत यूरोपीय संघ FTA। आज से दिल्ली में FTA की 13वीं वार्ता शुरू होने जा रही है जिसमें आपको बता दें कि रक्षा समेत कई क्षेत्रों में अहम साझेदारी है। रणनीतिक और तकनीकी सहयोग पर भी सीधे तौर पर काम इसके जरिए इस वार्ता में होने की उम्मीद है। और अगले एक महीने में 2 दौर की ये बातचीत होनी है जिसमें पहले दौर की आज की बातचीत। और भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है यूरोपीय संघ। 2023 और 2024 की अगर हम बात करें तो दोनों के बीच में 135 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। तो व्यापार में किस तरीके से भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार यूरोपीय संघ है वो इस वक्त आपको बता रहे हैं। और दोनों के बीच में 2023 और 24 की अगर हम बात करें तो 135 अरब डॉलर का पूरा ये व्यापार हुआ था। और साथ ही आपको बता दें कि कई क्षेत्रों में अहम साझेदारी भी है जिसमें रणनीतिक दृष्टि की अगर हम बात करें तो सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है भारत EU सहयोग। भारत के लिए नई रणनीतिक दृष्टि भी यूरोपीय संघ जो है वो पेश करेंगे जिसमें खास तौर पर आपको बता दें कि राजनीतिक और रणनीतिक संबंधों पर भी खास फोकस रहेगा दोनों पक्षों की तरफ से। इसके अलावा सुरक्षा और रक्षा में भी खास सहयोग। भारत और यूरोपीय संघ जो है आपस में सहयोग बढ़ाएंगे सुरक्षा को लेकर और रक्षा को लेकर। सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट पर भी चर्चा दोनों के बीच में होने की उम्मीद है। इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी जिसका उद्देश्य साफ तौर पर यह है कि रक्षा क्षेत्र में दोनों मिलकर किस तरीके से काम करें, जो हथियार बनाने हैं वो उसको किस तरीके से संयुक्त रूप से तैयार किया जाए। तो रक्षा और सहयोग की ये बात थी। लेकिन इसके साथ ही टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी काउंसिल की भी अपने आप में एक अलग अहमियत है। टेक्नोलॉजी सहयोग के लिए ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल का भी विस्तार होगा और साथ ही जिसका मकसद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा में सहयोग।
तो ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर दोनों अब मिलकर काम करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अब मोहर लगनी और बाकी है, साल के अंत तक ये मोहर लग सकती है। हालांकि इससे पहले आपको बता दें कि यूरोपीय संघ के जो अध्यक्ष है उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात हुई थी। अभी जो 5 सितंबर बीती है और उस बातचीत के बाद में उन्होंने एक पोस्ट किया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने कई सारी बातों का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी उन्होंने अपनी इस पोस्ट के जरिए किया था। उन्होंने अपनी इस पोस्ट में और क्या कुछ लिखा था यूरोपीय संघ के अध्यक्ष ने, वो आपको दिखाते हैं। तो सीधे तौर पर उन्होंने ये पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करके खुशी हुई है। ये बात उनकी तरफ से लिखी गई थी पोस्ट के जरिए, और उन्होंने कहा था कि हमें राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ भारत के निरंतर संपर्क का हार्दिक स्वागत करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने इसके बाद में आगे लिखा कि भविष्य को देखते हुए हम 2026 में जल्द से जल्द अगले यूरोपीय संघ भारत शिखर सम्मेलन में एक संयुक्त रणनीतिक एजेंडे पर भी सहमत होने की योजना बना रहे हैं। ये बात भी उनकी तरफ से कही गई भविष्य को देखते हुए। इसके बाद में उन्होंने अपनी इस पोस्ट में लिखा है कि हमें साल के अंत तक मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत पूरी करने के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमें इसे हासिल करने के लिए अभी प्रगति जरूरी है। तो एंटोनियो कोस्टा की तरफ से, जो कि यूरोपीय संघ के प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से ये तमाम बातें इस दौरान कही गई। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अखिलेश, फिलहाल आज से ये 13वें दौर की ये वार्ता शुरू हो रही है नई दिल्ली में। आखिर इस बार के क्या कुछ प्रमुख एजेंडे नजर आने वाले हैं अखिलेश? देखिए, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में तकरीबन 40 से ज़्यादा मसलों पर बातचीत हो रही है पिछले सालों से, और उसमें तकरीबन कह सकते हैं कि आपको 1 दर्जन से ज़्यादा मसलों पे सहमति बन चुकी है। लेकिन जो मुख्य सहमति बनने की स्थिति है वो सहमति है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है उसके लिए अभी है कि दोनों को एक दूसरे का मार्केट एक्सेस बिना शर्त मिले। मतलब अगर भारत के सामान के पीछे किस तरीके से बना ये सब आप जांच करेंगे तो उसके बाद मुश्किल होगी, क्योंकि भारत का प्रोडक्शन सिस्टम और यूरोप के प्रोडक्शन सिस्टम में काफ़ी फर्क है। दूसरी बात, भारत की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि यूरोप मान लीजिए कोई सामान निर्यात करेगा तो वह यूरोप में ही बना है या कहीं और से बनकर आया है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है, जो जिसको कि कहते हैं कि स्थान उद्गम का स्थल क्या है, उद्गम के स्थल पर भी वह एक सहमति बनना चाहिए। यूरोप में कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है वो चीन से सामान बनाए, अपने यहाँ कुछ उसको इम्प्रोवाइज करे और उसके बाद फिर निर्यात करे। तो ऐसी स्थिति भारत को स्वीकार्य नहीं है, और इसी वजह से भारत जो है RCEP में शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि उनको यह भारत को यह संदेह था कि RCEP में शामिल होने का मतलब है कि चीन से बनी सामानों की डंपिंग फिर हमारे यहाँ शुरू हो जाएगी। तो अगर ऐसा करना होगा तो हम चीन से सीधे क्यों नहीं सामान लेंगे, वो तीसरे देश से की ओर से क्यों आएगा। तीसरा एक महत्वपूर्ण है कि मार्केट में एक्सेस, मार्केट में किन किन चीज़ों पे एक्सेस हो यूरोप का, और भारत का यूरोप के मार्केट में किन किन चीज़ों पे एक्सेस हो, यह एक महत्वपूर्ण बातचीत है दोनों देशों के बीच में। हाँ, दोनों के बीच में, मतलब इंडिया और यूरोपीय यूनियन के बीच में। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का है मसला कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में हम कितनी छूट दे सकते हैं। वो चाहते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में भारत छूट दे, लेकिन भारत जैसे कृषि प्रधान देश हम भारत को मानते हैं, और तरह तरह की खेती यहाँ होती है, और उस खेती में अगर हम ज़्यादा इंपोर्ट करने लगे तो यहाँ की जो किसानी है, यहाँ का जो एग्रीकल्चरिस्ट जो लोग भी हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उन सारे लोगों की जीविका प्रभावित होगी। तो इस पर भी देखना है कि इस पर क्या सहमति बन पाती है, क्या कुछ सामान को हम आयात करने के लिए और कुछ निर्यात करने के लिए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये कई चीज़ें हैं जिसपे कि होगी, लेकिन इसके साथ साथ एक पॉलिटिकल डायमेंशन भी इसका होगा, और निश्चित तौर पे उस पॉलिटिकल डायमेंशन में एक यह भी होगा कि जो एक वार अगेंस्ट टेररिज्म है, जो इंडिया सीमा पार आतंकवाद से पीड़ित है, उस पर भी यूरोपीय यूनियन को एक क्लियर कट कदम रखना पड़ेगा, क्लियर कट एक वॉइस बनना पड़ेगा, उस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि क्योंकि हमारे आर्थिक संबंध तो यूरोप से रहे, लेकिन जब आतंकवाद पर बात हुई तो यूरोप चुप हो जाए या उसमें हमारा साथ न दे, या बिल्कुल कह सकते हैं कि वो निष्क्रिय हो जाए। तो यह भी पॉलिटिकल डायमेंशन एक रहेगा जिस पे बात होगी। और जैसा कि आप
जानती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय यूनियन के उर्सुला वॉन डर लेयन के बीच में जब शिखर वार्ता हुई थी, उस समय ये तय हुआ था कि इस साल के अंत तक हमको एफटीए कंप्लीट कर लेना है। और अगर एफटीए कंप्लीट करना है तो इन सारे मुद्दे पे एक सहमति बनानी पड़ेगी, जिसकी कि पॉलिटिकल डायमेंशन भी है, जिसके कि आर्थिक डायमेंशन भी है, सिक्योरिटी इश्यूज है। आपने देखा कि भारत और यूके के बीच में एक एफटीए साइन हो गया, और यूरोपीय यूनियन अभी भी इंतजार कर रहा है। यूरोपीय यूनियन के कई सदस्य देश जब चीजें आगे बढ़ने लगती है तो कोई पीछे खींचने की या नई शर्तें लगाने की कोशिश करता है। तो इन सारे मसलों पे आज चर्चा होगी और निश्चित तौर पे कई दौर की और चर्चा आगे होने की संभावना है। अगली बैठक हो सकता है कि अक्टूबर में ब्रुसेल्स में, और उस पर भी एक सहमति बनने की और बढ़े। इसके साथ ही अखिलेश, अगर हम देखें तो मजबूत व्यापारिक साझेदार के रूप में भी यूरोपीय संघ को हम देखते हैं, क्योंकि इससे पहले 2023 और 24 में जो दोनों के बीच में जो व्यापार रहा है वो 135 अरब डॉलर का रहा है। तो इसे कहीं ना कहीं आगे और बढ़ने की संभावना जरूर नजर आती है इसके जरिए। देखिए, व्यापार में कोई समस्या खास तौर पे इसलिए नहीं होती कि जो जरूरत की चीजें हमें चाहिए वो हम लेते हैं, जो जरूरत की चीजें उन्हें चाहिए वो लेते हैं। अभी तो इस तरीके का चल रहा है। लेकिन जब एफटीए करते हैं तो एफटीए में एक यह भी होता है कि हमारे साथ व्यापार और भी क्षेत्रों में बढ़े, और भी उसका डायमेंशन बड़ा हो। तो इसलिए व्यापार तो निश्चित तौर पे अगर एफटीए साइन हो गया तो व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और खास करके जो नॉन टैरिफ बैरियर है, जिसमें कि यह कहा जाता है कि स्वेट शॉप में आपने बनाया है या आपने जो बनाया है उसका एक स्टैंडर्ड नहीं है, आपने लोगों को सही मजदूरी नहीं दी है, आप सही इन्वायरमेंट नहीं काम कराते हैं, ये सारी शर्तें कई बार यूरोप लगाता है। तो एफटीए होगा तो इन सारी चीजों पर भी बात होगी कि इस तरह की शर्तों से बचा जाए और किस तरह से सामान की गुणवत्ता ज्यादा प्रमुख हो, न कि ये सारी बातें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए अखिलेश। आप लगातार इस महत्वपूर्ण वार्ता पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। एक मिनट क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? तुमने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसके लिए। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। रुक करेंगे आप हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। बंगाल में विभाजन के वक्त दिल दहलाने वाली सच्ची घटनाओं पर बनी फिल्म द बंगाल फाइल्स 5 सितंबर को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। दर्शक फिल्म को काफी पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दबावों की वजह से पश्चिम बंगाल में इस फिल्म के रिलीज पर ही रोक लगा दी गई। हालांकि आम लोग राज्य में फिल्म के प्रदर्शन की जोरदार मांग भी कर रहे हैं। कई जगह से प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई और ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ममता सरकार को फिल्म से किस बात का डर है? क्यों बंगाल फाइल्स की रिलीज पर पश्चिम बंगाल के अंदर रोक लगाई गई? फिल्म पर रोक लगाने के पीछे आखिर ममता बनर्जी की कौन सी चाल है? करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं सिनेमा घर से गायब द बंगाल फाइल्स। तो जी हां, सिनेमाघरों से द बंगाल फाइल्स जो है वो इस वक्त गायब है। पश्चिम बंगाल के सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज नहीं किया गया। हालांकि पूरे देश की अगर हम बात करें तो 5 सितंबर को पूरे देश भर में ये फिल्म रिलीज हो चुकी है और अलग अलग जगह से जो दर्शक इस फिल्म को देख करके आ रहे हैं उनकी तरफ से काफ़ी प्रतिक्रियाएं भी नजर आ रही हैं। लेकिन वहीं पश्चिम बंगाल में जब इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई गई तो वहां पर भी लगातार ये मांग हो रही है कि इस फिल्म को दिखाया जाए। फिल्म 1946 के कलकत्ता नरसंहार पर यह पूरी फिल्म जो है वो आधारित है। लेकिन पश्चिम बंगाल की जब हम बात करें तो वहां पर रिलीज पर रोक लगाई गई। राजनीतिक दबाव
और धमकी के भी आरोप वहां पर लगाए गए हैं। और इस फिल्म की रिलीज को लेकर के फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं उनकी तरफ से राष्ट्रपति से गुहार लगाई है, उन्होंने राष्ट्रपति से अपील की है। क्या कुछ उन्होंने प्रोड्यूसर की तरफ से कहा गया है, एक बार वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये फिल्म जो है वो 5 सितंबर को पूरे देश भर में रिलीज हो चुकी है, लेकिन पश्चिम बंगाल पर फिल्मों पे अभी फिलहाल रोक है। सिनेमाघर मालिकों को डराने धमकाने का आरोप पर प्रोड्यूसर की तरफ से लगाया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि ममता सरकार के डर से फिल्म रिलीज नहीं हो रही, ये बात प्रोड्यूसर, इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही फिल्म कलाकारों को मिले सुरक्षा, इस बात की भी ये बात कही गई है। राष्ट्रपति को जो पत्र लिखा गया है प्रोड्यूसर की तरफ से, आपको बता दें कि सत्य पर आधारित सिनेमा को सुरक्षा की भी जरूरत है। प्रोड्यूसर की तरफ से ये अपील राष्ट्रपति से की गई है कि हम सभी को सुरक्षा मिलनी चाहिए। और साथ ही क्योंकि ये फिल्म सत्य पर आधारित है, इसका जिक्र उन्होंने किया। हस्तक्षेप कर संवैधानिक अधिकारों के रक्षा की अपील उनकी तरफ से की गई। फिल्म के ट्रेलर लॉन्चिंग पर भी काफी बवाल हमें उस दौरान देखने को मिला था, लेकिन अब जब ये फिल्म पूरे देश में इस वक्त रिलीज हो चुकी है 5 सितंबर को, लेकिन वहीं पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं राजनीतिक दबावों के कारण इस फिल्म की रिलीज पर अभी तक रोक लगाई गई है। कई जगह से अलग अलग तस्वीरें भी प्रदर्शन के सामने आई हैं और इन प्रदर्शनों के जरिए जो आम लोग हैं वो इस फिल्म की रिलीज करने पर लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि जो इस फिल्म के डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री, वो डायरेक्टर सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर बरसते हुए नजर आए। विवेक अग्निहोत्री ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ममता सरकार को सच से डर लगता है, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के दर्द को सुनने को ममता बनर्जी राजी नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर ने देखा था भय मुक्त बंगाल का सपना, ये बात उनकी तरफ से कही गई। इसके साथ ही विवेक अग्निहोत्री की जब हम बात करते हैं तो ये कोई पहली फिल्म नहीं है जिस पर इस तरीके की रोक लगाई गई है। इससे पहले द कश्मीर फाइल्स भी हम देख चुके हैं। और इसके साथ ही विवेक अग्निहोत्री ने यह भी कहा कि सिर्फ कहानी नहीं फिल्म, बल्कि सच की आवाज है, सच को जनता तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। खुद विवेक अग्निहोत्री की तरफ से ये बात कही गई कि जो ये पूरी फिल्म है द बंगाल फाइल्स वो सत्य घटना पर ही आधारित है और इस फिल्म को जनता तक जरूर पहुंचना चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं इस पर रोक लगाई गई है। संवेदनशील फिल्मों पर विवेक अग्निहोत्री जो बेबाक है और फिल्म बनाने को लेकर हमेशा से वो सुर्खियों में रहे हैं। इससे पहले हम देख चुके हैं कि द कश्मीर फाइल्स में जब कश्मीर की स्थिति को उन्होंने सभी के सामने उजागर किया था, उस पर भी काफी विवाद हुआ था। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म आई थी वो उस पर आधारित थी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि द ताशकंद फाइल को भी विवेक अग्निहोत्री काफी घिरते हुए नजर आए थे इस फिल्म को लेकर भी, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत पर कई सारे सवाल इस फिल्म के जरिए उठाए गए थे। यहां तक कि आपको बता दें कि बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम पर भी काफी बवाल हुआ था। तो विवेक अग्निहोत्री जो है वो जनता से जुड़े हुए और जो सत्य घटनाएं होती हैं उन पर आधारित फिल्मों को बनाते हैं, लेकिन उनकी फिल्में अक्सर विवादों में भी रहती हैं। और अभी जो हाल ही में ये फिल्म जो कि 5 सितंबर को द बंगाल फाइल्स रिलीज हो चुकी है पूरे देश भर में, लेकिन वहीं पश्चिम बंगाल में राजनीतिक कारणों के दबाव की वजह से ये फिल्म पश्चिम बंगाल में रिलीज नहीं हुई है अभी तक। प्रसन्नजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। प्रसन्नजीत, द बंगाल फाइल्स के को रिलीज ना होने के पीछे आखिर क्या महत्वपूर्ण वजह आपको लगता है? आखिर क्यों ममता बनर्जी इस फिल्म के रिलीज होने पर रोक लगा रही हैं? नहीं, देखिए कृतिका, ये एक अजीब सा स्थिति है। कानूनन इस फिल्म का रिलीज पर कोई रोक नहीं लगाया गया, लेकिन जो यहाँ पे थिएटर हॉल की मालिक है, चाहे वो अलग अलग मल्टीप्लेक्स की जो चेन है उनकी जो मालिक है, इनके ऊपर एक ऐसी दबाव डाला गया है कि ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे जो है वो बंगाल में रिलीज करने से डर गए हैं और बंगाल की किसी भी, चाहे वो मल्टीप्लेक्स हो, चाहे वो सिंगल स्क्रीन हो, किसी जगह पे इस फिल्म को रिलीज नहीं किया गया। आपको पता होगा कि एक 5 स्टार होटल में इसका ट्रेलर लॉन्च के समय पे किस तरह से दबाव डाला गया था 5 स्टार होटल की मालिकों के ऊपर। वो भी एक बड़े नेशनल चेन है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर सरकार की तरफ से दबाव डाला गया था और फिल्म की ट्रेलर लॉन्च के समय पे पुलिस भेजा गया था। तो ऐसा दृश्य हम किसी दूसरे जगह पे कभी देखे नहीं है और इस बार भी ऐसे हुआ है। और आपको मैं बता दूं, याद दिला दूं हमारे दर्शकों को कि यहाँ पे जब वाम मोर्चे की सरकार हुआ करता था, जब बुद्धा इन ट्रैफिक जैम दिखाने की कोशिश किया गया था, तब भी इसी तरह से रोक लगाया गया था और दिखाया नहीं गया था। तो मतलब ये जो सिलसिला है ये सिर्फ ममता बनर्जी का नहीं है, ये वाम मोर्चे की समय से जारी है। जो भी सरकार को पसंद नहीं है, देखिए ये फिल्म
फिल्म है या ये प्रोपागंडा है, ये तो अलग तर्क है, ये एकेडमिक तर्क है, ये जो लोग को करना है वो करेंगे। लेकिन जब फिल्म सर्टिफिकेशन किसी को मिल गया है तो उसे थिएटर हॉल पर रिलीज करना ये प्रोड्यूसर या डायरेक्टर का हक है। और इस हक को छीनने का कोशिश वाम मोर्चे के समय पे भी बंगाल में किया गया है और अभी तृणमूल कांग्रेस के समय पे भी यहाँ पे किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपने बताया कि कई जगह पर जो दर्शक जो फिल्म देखना चाहते थे उसके बाद वो अपना राय बनाना चाहते थे, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के ऊपर उसका कोई असर नहीं है। और जिस तरह की दबाव ये थिएटर हॉल की चेन के ऊपर दिया जाता है या सिंगल स्क्रीन के ऊपर दिया जाता है, ये एक तरह से क्रिमिनल दबाव है, तो इसीलिए वो भी डरते हैं इस तरह की फिल्म को रिलीज करने से। कृतिका, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए प्रसन्नजीत। तो जिस तरीके से पूरी खबर हमने आप तक पहुंचाई द बंगाल फाइल्स, जो कि अभी तक पश्चिम बंगाल के अंदर रिलीज नहीं हुई है। हालांकि पूरे देश की अगर हम बात करें तो 5 सितंबर को ये पूरे देश में रिलीज की जा चुकी है, जिसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी दर्शकों की सामने आ रही है। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का कर लेते हैं सीधा रुख। जो अगली महत्वपूर्ण खबर है कोलन कैंसर से जुड़ी हुई। जी हाँ, कोलन कैंसर दुनिया की सबसे गंभीर बीमारियों में से एक है और इसीलिए कैंसर जैसी घातक और जानलेवा बीमारी का नाम सुनते ही लोगों में एक डर बैठ जाता है। कैंसर का नाम सुनकर पीड़ित ही नहीं बल्कि पूरा परिवार टूट जाता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है महंगा इलाज और कोई सटीक दवा भी नहीं। मगर अब कोलन कैंसर के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जी हाँ, कोलन कैंसर मरीजों की जान बचाने के लिए वैक्सीन अब बन चुकी है और ये कमाल किया है रूस ने। रूस की फेडरल मेडिकल बायोलॉजिकल एजेंसी यानी FMBA ने एक बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि कोलन कैंसर यानी कि कोलोरेक्टल कैंसर के लिए विकसित की गई वैक्सीन ने प्री क्लिनिकल परीक्षण सफलतापूर्वक पास कर लिया है और ये वैक्सीन न सिर्फ सुरक्षित पाई गई है बल्कि असर भी बहुत प्रभावी रहे। आखिर क्या होता है कोलन कैंसर और कैसे काम करेगी ये वैक्सीन, बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कैंसर के खिलाफ जीतेंगे जंग। जी हाँ, कैंसर के खिलाफ अब हम जंग जीतने के लिए तैयार हैं। कैंसर पर काबू पाने की ओर रूस की तरफ से ये बड़ा कदम और ये वैक्सीन इस वक्त तैयार की गई है। कैंसर को मात देने के लिए ये वैक्सीन तैयार की गई है। mRNA आधारित ये वैक्सीन तैयार की जा चुकी है रूस की तरफ से और वैक्सीन का पहला जो संस्करण है कोलोरेक्टल कैंसर पर सीधे तौर पर ये केंद्रित है। इसके साथ ही आपको बता दें कि संघीय चिकित्सा एवं जैविक एजेंसी FMBA की तरफ से दावा किया गया है इस वैक्सीन को लेकर और कहा है कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सफल है और सबसे ज्यादा प्रभावी भी है। रूसी वैज्ञानिकों ने प्री क्लिनिकल ट्रायल में सफलता मिली है इस वैक्सीन को लेकर और ट्रायल में वैक्सीन ने ट्यूमर को 60 से 80% तक घटाया है, जो ट्यूमर होता है जिसकी वजह से ये कैंसर फैलता है। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि सरकार की मंजूरी के बाद ही इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा और भविष्य में फ्यूचर में मस्तिष्क और त्वचा के कैंसर पर भी काम किया जाएगा इसको लेकर के। लेकिन आखिर ये कोलन कैंसर क्या होता है वो भी आपको बताते हैं जिसकी ये वैक्सीन तैयार की गई है। कोलोरेक्टल कैंसर को दरअसल कोलन कैंसर कहा जाता है। कोलन यानी कि आंत में ये कैंसर बनना शुरू होता है और काफी तेजी के साथ बिना कंट्रोल के इसकी जो कोशिकाएं हैं वो बढ़ने लगती हैं और फैलने लगती हैं। यानी कि कोलन के अंदर जो पॉलिप्स है, जो गांठें हैं वो बन जाती हैं और जो कि आगे बढ़ चल के कैंसर के रूप में बदल जाती हैं ये गांठें। धीरे धीरे ये बीमारी जो है वो बढ़ती रहती है अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाए। और साथ ही शुरुआत की अगर हम बात करें तो शुरुआत में इसके किसी भी प्रकार के कोई लक्षण नहीं दिखते हैं और जब एकदम से ये बीमारी आपके सामने आती है, जब लक्षण इसके दिखने शुरू होते हैं तो तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये वैक्सीन अब तैयार की जा चुकी है और सरकार की मंजूरी भी बाकी है। आखिर mRNA जो ये वैक्सीन है जो इस वक्त तैयार की गई है रूस की तरफ से, ये किस तरीके से काम करती है वो आपको बताते हैं। वैक्सीन में mRNA नाम का जो मैसेंजर है वो होता है और शरीर को खास प्रोटीन बनाना ये मैसेंजर सिखाने का काम करता है। प्रोटीन से जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिव कर देता है, उसको मजबूत करता है और साथ ही बीमारी आने से पहले ही जो आपका शरीर है वो इस बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर लेता है इस वैक्सीन के जरिए। साथ ही तेज, सुरक्षित और असरदार ये तरीका काफ़ी माना जा रहा है। हालांकि इसको लेकर अब सिर्फ इंतजार किया जा रहा है सरकार की तरफ से जब इसको मंजूरी मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल ये जरूर कहा जा रहा है कि कैंसर की जो जंग है उससे लड़ने के लिए इस वक्त हम सभी तैयार हैं और रूस भी लगातार इस पर अपना काम कर रहा है। फिलहाल अभी कोलन कैंसर से
किस तरीके से इस जंग से लड़ा जाए उसकी तैयारी अभी फिलहाल रूस ने की है। इसके बाद में मस्तिष्क और साथ ही त्वचा से जुड़े हुए जो कैंसर हैं उन पर भी रूस आगे काम करने की पूरी तैयारी इस वक्त कर रहा है। तो नजर इस पर भी लगातार बनी रहेगी। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति और इसके साथ ही दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।